हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं विटामिन के। और इस वीडियो में विटामिन के तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके साथ जानेंगे कि विटामिन के की जो मुख्य भूमिका होती है ब्लड को थक्का जमाने में, अर्थात पूरे के पूरे सीक्वेंस को पढ़ने वाले हैं। ब्लड कैसे कैसे जमता है, कहाँ से आपका प्रोथ्रोम्बिन आता है, कहाँ से आपका थर्मोप्लास्टिन आता है, और कहाँ से प्रोथ्रोम्बिन, कहाँ से फाइब्रिन, कहाँ से फाइब्रिनोजन, आदि सारी घटनाओं को, आदि सारे सीक्वेंस को, आदि प्रोटीन को ब्लड को जमाने में सहायक प्रोटीन, सहायक विटामिन, सहायक खनिज तत्व और इससे होने वाला रोग, उसके साथ ही साथ आप ब्लड बैंक की बात करेंगे क्योंकि ब्लड की बात हो रही है और वहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं कि कितने तापमान पर रखा जाता है। इसके साथ साथ आप लोग देखते हैं कि आप लोग जब ब्लड का सैंपल देते हैं तो डॉक्टर आपसे ब्लड को लेता है और एक डिब्बी में उसे रखता है, वो जमता क्यों नहीं, उसमें कौन से तत्व, कौन से खनिज मिलाए जाते हैं जिसके कारण ये सारी की सारी घटनाएं होती हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे विटामिन के और समझेंगे और पुनः देखेंगे ये सारी की सारी बातें, और इस छोटी सी वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए स्किप ना करके बल्कि पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले बात करने वाले हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन। अगर हम इसकी खोज की बात करें, विटामिन के की खोज की बात करें, तो इसकी खोज जो हुई थी 1933 और 34 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर डेम के द्वारा। डॉक्टर डेम के द्वारा 1933-34 में की गई थी। लेकिन खोज करने की बात तो हमने यहाँ पे कर दिया, लेकिन इन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि रक्तस्राव को रोककर रक्त का थक्का जमने में सहायक जो विटामिन है आपका के है। इसकी खोज किया था इन्होंने अपने प्रयोगों की सहायता से। इसको देखा था कि कोई तत्व है जो कि जो है ब्लड को रोक करके उसका थक्का जमाने में सहायक है, और उसी का नाम धीरे आपका विटामिन के पड़ा। अब देखिए, जब ये आपके ब्लड को रोक रहा है और प्लस ब्लड की क्लॉटिंग में सहायक है, तो इसे के ऐसे और किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए, आपका आता है इसे ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, यानी कि रक्त को थक्का जमाने वाला एजेंट या तत्व या घटक। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड कोगुलेंट फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड कोगुलेंट फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो आपको पता है कि आपका जल में आघुलनशील हुआ करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके वसा, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में यह आपका घुलनशील हुआ करता है। इसके साथ साथ यह आपका जो होता है विटामिन के यानी कि नेप्थोक्विनोन होता है, यह पीले रंग का यह इसका रंग जो होता है पीला होता है तथा ताप के प्रति स्थिर इसमें नेप्थोक्विनोन रिंग पाई जाती है। ताप के प्रति स्थित होगा, इसका रंग कैसा पीला है, और इसमें जो इसका रासायनिक नाम है यानी कि नेप्थोक्विनोन, और इसकी ही रिंग पाई जाती है, यानी कि रंग में पीला होगा और ताप के प्रति स्थिर होगा, और इसमें नेप्थोक्विनोन रिंग पाई जाती है। और देखिए, यह सूर्य की किरणों अम्ल क्षार तथा ऑक्सीकरण से नष्ट हो जाता है। यानी किससे किससे नष्ट हो रहा है? सूर्य की किरण, अम्ल क्षार और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से आपके विटामिन के यानी कि नेप्थोक्विनोन नष्ट हो जाती है। कार्य की बात करें तो कार्य में आप लोग देखते हैं कि इसका प्रथम कार्य ही आता है, मुख्य कार्य ही इसका क्या है? ब्लड का थक्का जमाना, ब्लड का थक्का जमना। और ब्लड के थक्का जमने की जब बात आती है तो इसकी जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, आपके जो रुधिराणु है, रुधिराणु कहाँ का है? जो कि आपके ब्लड का रुधिराणु है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि ब्लड के रुधिराणु कौन कौन से हैं? आपका आरबीसी, आपका डब्ल्यूबीसी, आपका प्लेटलेट्स, यही आपके रुधिराणु हैं। यहीं पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि जो रुधिराणु हैं और रुधिराणु से संबंधित आप लोग देखेंगे, आप लोग पढ़ते हैं एंटीजन एंटीबॉडी की बात होती है। तो आपसे यदि कोई पूछ दे कि एंटीजन किस पे पाए जाते हैं और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, तो जो आपका एंटीजन हुआ करता है, यही एंटीजन जो आपके रुधिराणु है, जो आपका आरबीसी है, रुधिराणु में जो आपका आरबीसी है, इसी आरबीसी की सतह पर
इसी आरबीसी की सतह पर आपके एंटीजन पाए जाते हैं। लेकिन वहीं पर यदि आपसे पूछ ले कि आपके एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, तो एंटीबॉडी आपके ना आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, ना डब्ल्यूबीसी की सतह पर पाया जाता है, ना प्लेटलेट्स की सतह पर पाया जाता है, बल्कि आपका एंटीबॉडी आपकी जो प्लाज्मा है, जो रुधिर प्लाज्मा है, रुधिर प्लाज्मा में आपका एंटीबॉडी पाया जाता है। और जो रुधिर प्लाज्मा हुआ करता है, ये सारे के सारे रुधिराणु हैं, एक अणु है, एक क्रिस्टल है। इसको प्रभावित होने के लिए मार्ग चाहिए, तभी ये प्रभावित हो पाएगा। तो प्रभावित होने का जो रास्ता, जो सुलभ रास्ता प्रोवाइड कराता है, वह आपका ब्लड प्लाज्मा कराता है, और इसी आपके ब्लड प्लाज्मा में आपका एंटीबॉडी पाया जाता है। यहाँ से आप कंफ्यूज होते हैं, तो आप आज से कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि उसका मुख्य कार्य हुआ करता है ब्लड का थक्का जमाना। अब ब्लड के थक्के जमाने की बात आती है, तो सबसे पहले जो ब्लड के थक्का जमने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वह कहाँ से प्रारंभ होती है? वह आपके रुधिराण, जो आपका प्लेटलेट्स है, जो आपका रुधिराण प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स के विघटन से प्रारंभ होती है। तो जब प्लेटलेट्स का विघटन होता है, तो यहाँ से विघटन होने के बाद क्या बनता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। जब प्लेटलेट्स का विघटन होता है, तो वहाँ से एक तत्व बनता है, एक आपका प्रोटीन बनता है। वह कौन सा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन में आके मिलता है प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन में आके आपका मिलता है प्रोथ्रोम्बिन, और उसके साथ साथ आपके शरीर में आपका विटामिन के मिलता है, उसके साथ साथ कैल्शियम मिलता है। ये सारे के सारे जब मिलते हैं तो बनाते हैं क्या? थ्रोम्बिन। देखिए सीक्वेंस बहुत ही अच्छा है, और आपसे पूछ सकता है, इतना तो कोई बार पूछा है कि कौन सा विटामिन सहायक है, कौन सा प्रोटीन सहायक है। कई प्रोटीन है, 4 प्रोटीन की बात अभी हम करने वाले हैं आपसे। 4 प्रोटीन सहायक होते हैं ब्लड के क्लॉटिंग में, और उसके साथ साथ एक खनिज सहायक है। सारे के सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और यहाँ पर आपको मैं भी बताने वाला कहाँ से कौन सा एंजाइम निकल रहा है जो कि इसके प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। तो हमने यहाँ पे बताया प्लेटलेट्स का विघटन हुआ, तो यहाँ से हमें मिल गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहाँ पे जब थ्रोम्बोप्लास्टिन मिल गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन में आके मिला प्रोथ्रोम्बिन। अब यहाँ पे आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि सर प्रोथ्रोम्बिन आ कहाँ से रहा है? प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का आपका एंजाइम है, जो कि कहाँ से आ रहा है? आपका लीवर बना रहा है, और प्रोथ्रोम्बिन आके मिल गया। प्रोथ्रोम्बिन के साथ साथ आपके ब्लड में, आपके खून में विटामिन के है, जो कि आपके ब्लड का थक्का जमाने सहायक है। उसके साथ साथ खनिज आपका है, जो कि कैल्शियम है, कैल्शियम आके मिलता है, और ये दोनों के दोनों क्या बनाते हैं? आपके थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन यहाँ पे सबसे पहली बात आ गई, जो कि आपके यकृत से निकल के आ रहा था प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्योंकि आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमता है, ब्लड का थक्का आपके शरीर के अंदर नहीं जमता है। इसके लिए जो जिम्मेदार है वह आपका तत्व है हिपेरिन। यहाँ पे अगर हिपेरिन एक्टिव रहता तो क्या ब्लड का थक्का जमने देता? नहीं जमने देता। लेकिन जो आपके लीवर ने यहाँ पर भेज दिया प्रोथ्रोम्बिन, यही प्रोथ्रोम्बिन आपके हिपेरिन को निष्क्रिय कर देता है। कहता है अब तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म, अब ब्लड बाहर आ गया, अब मेरा काम है। यही प्रोथ्रोम्बिन इसको हिपेरिन को निष्क्रिय कर देता है, और उसके बाद आपका बन जाता है थ्रोम्बिन। अब यहाँ पे थ्रोम्बिन के निर्माण हो चुका है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मिल गया थ्रोम्बिन। अब आपके ब्लड में, आपका जो ब्लड है, ब्लड का प्लाज्मा है, प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन मिलता है जब आपके थ्रोम्बिन से, तो यह बना देता है फाइब्रिन। यह भी आपका एक प्रोटीन है। अब यहाँ से थ्रोम्बिन में आपका फाइब्रिनोजेन मिल गया, तो यहाँ बन गया फाइब्रिन। आपके फाइब्रिन की बात करूँ तो आपका और कुछ नहीं बल्कि एक रेशेदार संरचना है। जैसे कि आप लोग फाइबर को देखते हैं, आप लोग कपड़े को देखते हैं कि पतले पतले रेशों से मिलकर बना हुआ होता है। और जब पता है, जब आप लोग रेशे जब बहुत पास होंगे, उसमें से जगह बहुत कम होगी, तो जो भी रुधिराणु आपके धूल के कण, ऐसे छोटे छोटे कण, आप लोग देखते हैं कि छन्ना, आप लोग चाय छानते हैं तो देखिए चाय पत्ती छोटी छोटी होती है, बहुत हल्की हल्की गोल गोल होती है, लेकिन उसका जो छन्ना जो आपका होता है, उसके छेद भी उससे पतले होते हैं, तो वहां पे आपके जो चाय पत्ती रुक जाती है। उसी प्रकार से जो यहाँ पर फाइब्रिन का निर्माण हो गया, फाइब्रिन और कुछ नहीं बल्कि एक रेशेदार संरचना है। जब इस रेशेदार संरचना का निर्माण हो जाता है, तो इसी में आपका जो है फाइब्रिन प्लस आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या है? आपका रुधिराणु है, एक अणु है, क्रिस्टल है। यह इसी फाइब्रिन में, इसी जो है रेशेदार जो संरचना है, इसी में आके फंस जाते हैं। जैसे आप लोग चाय छन्नी से चाय को छानते हैं और देखते हैं कि उसमें जो चाय पत्ती आकर के रुक जाती है, और रुकते रुकते इतना हो जाती है, उसके साथ जो है दूध की साड़ी भी आ जाती है, तो देखते हैं चाय गिरता ही नहीं है। वही प्रक्रिया, ठीक वही प्रक्रिया आपके ब्लड में होती है। तो यहाँ पे आपके फाइब्रिन प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी आके जमता है, तो धीरे धीरे आपका ब्लड का रुकना, ब्लड का बहना बंद हो जाता है।
यह थी आपके संपूर्ण ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया की बात हो गई तो आपसे पूछ सकता है ब्लड क्लॉटिंग में समय कितना लगता है। ब्लड क्लॉटिंग में समय कितना लगता है? आपका 4 से 6 मिनट का समय लगता है यदि व्यक्ति नॉर्मल है तो। अगर इतने समय में ब्लड का थक्का नहीं बन रहा है, ब्लड बहना नहीं रुक रहा, ब्लड बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, तो इसी को कहा जाता है हीमोफीलिया। अब उत्पत्ति की बात करें, खोज की बात करें तो इसे राजशाही रोग कहा जाता है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में देखा गया प्रथम बार, इसकी बात आती है। लेकिन वहीं पर अगर हम आपसे बात करें किसमें सहायक तत्व की बात करें, सहायक खनिज की बात करें, तो आपका आता है कैल्शियम। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि सहायक जो है आपका कैल्शियम है, जो एक प्रकार का खनिज है। आपसे तत्व पूछे, खनिज पूछे, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक तत्व या खनिज पूछे तो आपका कैल्शियम होता है। ब्लड क्लॉटिंग में सहायक विटामिन की बात करें तो आपका विटामिन के होता है। इतनी बात हो गई। लेकिन वहीं पर यदि आपसे वह प्रोटीन पूछ दे कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायक प्रोटीन कौन सा है, तो देखिए प्रोटीन की बात करें तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे मिल जाता है प्रोथ्रोम्बिन। यहाँ पे हो गया प्रोथ्रोम्बिन। यहाँ पर हम दूसरे अगर हम इसके बात करें, प्रोटीन की बात करें तो जो प्रोथ्रोम्बिन था ये प्रोटीन यहाँ से मिल गया। यह प्रोटीन देखिए हमने वहाँ पे शायद एंजाइम बोल दिया लगता है, लेकिन यह जो प्रोथ्रोम्बिन है प्रोथ्रोम्बिन आपके लीवर के द्वारा बनाया जा रहा है और यहाँ पर आकर के हिपेरिन को निष्क्रिय कर दे रहा है। एक तो ये हो गया, जब प्रोथ्रोम्बिन आपके थर्मोप्लास्टिन से मिल रहा है, विटामिन के कैसे मिल रहा है, तो यहाँ से बन रहा थ्रोम्बिन। आपका एक प्रोटीन ये हो गया, आपका दूसरा प्रोटीन ये हो गया थ्रोम्बिन। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित है फाइब्रिनोजेन, यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है, आपका तीसरा हो गया। और ये बना रहा है फाइब्रिन जो कि एक जाल रेशेदार संरचना है, ये आपका हो गया चौथा प्रोटीन। यही चारों के चारों प्रोटीन हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। और आपसे चारों का नाम पूछ देकर के किसी और एक प्रोटीन का नाम देकर के आपसे पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन ब्लड के क्लॉटिंग में सहायक नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है। कई नाम दे देगा, लिख देगा उपरोक्त से ही, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यही चार आपके प्रोटीन हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायक हुआ करते हैं। प्रोटीन की बात हो गई। और अगर ब्लड नहीं जम रहा है तो आपका होता है हीमोफीलिया। लेकिन यहीं पर आपने देखा कि जो कि आपके ब्लड में उपस्थित था, जो कि ब्लड को जमने नहीं दे रहा था, जिससे आपके नसों में, आपके हार्ट में ब्लड का प्रवाह होता रहे, वह तत्व था हिपेरिन। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में हिपेरिन नामक तत्व की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उसके कृत्रिम हिपेरिन की आवश्यकता होती है। तो कृत्रिम हिपेरिन को कहते क्या है? कृत्रिम हिपेरिन को कहते क्या है? उसका नाम है हिल्यूलिन। यहाँ पे देखिए उसका जो नाम है हिल्यूलिन नाम है, हिल्यूलिन। यह आपका कुछ और नहीं, यह आपका कृत्रिम हिपेरिन है जो कि जोंक के लार से बनाया जाता है। जो आप लोग जोंक देखते हैं, जो कि जोंक जब आपको पकड़ता है तो थोड़ा सा आपको एहसास हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपका वह ब्लड शक करता रहता है, लेकिन आप लोग जान नहीं पाते हैं। इसी जोंक के लार से बनाया जाता है हिल्यूलिन। यह आपका कृत्रिम हिपेरिन है। इतनी बात हो गई। और देखिए, चलिए जब इतनी बात हो गई तो थोड़ा सा आपसे और चर्चा कर लेते हैं। आप वो इसका ब्लड की बात आ गई तो इसका संबंध आपके ब्लड बैंक से होता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है, बहुत पेटेंट क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक में ब्लड को रखने के लिए आपका ब्लड बैंक में ब्लड को 28 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ब्लड बैंक में ब्लड को 28 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन एक निश्चित तापमान पर। एक निश्चित तापमान कौन सा है? एक रेंज है उस तापमान का, यानी कि 2 से 5 अंश सेल्सियस के तापमान पर इसे 28 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब बात आती है कि हम लोग ब्लड का डोनेशन करते हैं या वहाँ पे ब्लड हमारा निकाला जाता है ब्लड बैंक में, तो जमता नहीं है। उसमें कौन सा तत्व मिला दिया जाता है? तो उसमें जो मिलाने की काम होता है उसमें मिलाया जाता है सोडियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है, और या इसके जगह पे कैल्शियम सिट्रेट। सोडियम ऑक्जिलेट और कैल्शियम सिट्रेट आपके दो तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे आपका ब्लड जमता नहीं है और जिसे 2 से 5 अंश सेल्सियस के तापमान पर 28 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इतनी बात हो गई। चलिए अब इसके हम अन्य कार्य को देख लेते हैं। मुख्य कार्य इसका था ब्लड का जमाना। अब ब्लड जमता कैसे है, ये सारी प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। अगर ना समझे तो आप लोग कमेंट करिएगा, पुनः मैं इसको बताऊंगा। अन्य कार्य की बात करें तो जब आपके शरीर में विटामिन बी की कमी होती है
तो जो गर्भस्थ शिशु होता है, जो प्रेग्नेंट महिला होती है, उसके अंदर जो गर्भस्थ शिशु पल रहा होता है, जब महिला के अंदर आपके विटामिन के की कमी होगी तो बच्चे में भी होगी, और जब विटामिन के की कमी होती है तो वह जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके अंदर आंतरिक रक्तस्राव को देखा जाता है। आंतरिक रक्तस्राव यानी नसों का फट जाना और सारी समस्याओं को देखा जाता है, यानी कि विटामिन के की कमी से आंतरिक रक्तस्राव में देखा जाता है, आंतरिक रक्तस्राव को देखा जाता है। यह आंतरिक रक्तस्राव किसमें देखा जाता है? आपके गर्भस्थ शिशुओं में। उसके साथ साथ आंतों की गड़बड़ी, विटामिन के की कमी से आंतों की गड़बड़ी का संबंध अच्छा संबंध आपके डायरिया से है। डिहाइड्रेशन होता है डायरिया में, और आंतों की गड़बड़ी आपका डिहाइड्रेशन डायरिया है, और किसकी कमी से देखा जाता है? विटामिन के की कमी भी इसके लिए मुख्य हो सकती है। विटामिन के के अभाव में जो आपका प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन था, यानी कि जो आपके लीवर के द्वारा बनाया जा रहा था, इसके भी कमी हो जाती है। जब आपके शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो जो आपका लीवर है वह जो है प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन का निर्माण भी कम कर देता है, अर्थात विटामिन के की अभाव में प्रोथ्राम्बिन की भी कमी हो जाया करती है। अब जब प्रोथ्राम्बिन की कमी हो गई तो इसी को ही एक एनीमिया का नाम दिया जाता है, हाइपोप्रोथ्राम्बिन एनीमिया के नाम से जाना जाता है। जब प्रोथ्राम्बिन की कमी हो गई, किसके अभाव में कमी हुई? विटामिन के अभाव में कमी हुई, और जब यह संपूर्ण घटना हो गई इसी को ही हाइपोप्रोथ्राम्बिन एनीमिया के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ आपका जो विटामिन के है एक प्रकार का कोएंजाइम है, यह कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। और वहीं पर कमी की बात करें तो इसकी कमी से इसकी कमी से आपके प्रोथ्राम्बिन की मात्रा घट जाती है। जैसा कि यहाँ पे अभी आपने देखा कि विटामिन के अभाव में प्रोथ्राम्बिन की मात्रा कम हो जाती है, तो आपकी जब कमी होगी तो प्रोथ्राम्बिन की मात्रा स्वतः ही कम हो जाएगी। ब्लड का क्लॉटिंग यानी कि ब्लड का थक्का नहीं जमता है। जब आपके शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड का थक्का नहीं जमता है, आंतरिक रक्तस्राव देखा जाता है। इसके साथ ही साथ पित्त रस की मात्रा कम हो जाती है। पित्त रस की मात्रा कम हो जाती है। पित्त रस आपके किसके द्वारा बनाया जाता है? आपके लीवर के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि विटामिन के की कमी से आपका लीवर प्रभावित होता है। वहीं से आप लोग ने देखा कि आपका प्रोथ्राम्बिन की मात्रा कम हो जा रही थी, और ब्लड का क्लॉटिंग यानी कि ब्लड का थक्का भी नहीं जम रहा है, आंतरिक रक्तस्राव को देखा जाता है, और पित्त रस की मात्रा भी कम हो जाती है। और आपको पता है कि पित्त रस से आपने देखते हैं कि पित्त रस में एक पिगमेंट, एक वर्णक पाया जाता है जिसको बिलिरुबिन कहते हैं, और बिलिरुबिन की जब मात्रा बढ़ती है तो उसी को पीलिया कहा जाता है। आपके ब्लड में, आपके आंखों में, ब्लड में इसकी मात्रा जब बढ़ती है तो आप देखते हैं कि आपकी आंखें पीली पड़ जाती है, आपके नाखून पीले पड़ जाती है, आपकी त्वचा पीली पड़ जाती है। इसी को ही आपका जॉइंडिस पीलिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब पित्त रस की मात्रा कम होगी तो पीलिया की भी संभावना बढ़ जाती है। विटामिन के रूप की बात करें तो विटामिन के मुख्य रूप से यहाँ पर हम 3 विटामिन की बात करने वाले, विटामिन K1, K2 और K3। विटामिन K1 इसे ही फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, जो कि वनस्पति जगत से प्राप्त होती है। विटामिन K1 जिसे फाइलोक्विनोन के नाम से जानता है, फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, और यह वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछता है, विटामिन K1 को ज्यादा क्वेश्चन लेकर क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन K2 को लेकर बनता है। आपका विटामिन K2 जिसे फैनक्विनोन कहा जाता है, और यह जो आपका विटामिन K2 है यह वनस्पति जगत से प्राप्त नहीं होता बल्कि प्राणिज जगत से प्राप्त होता है, और प्राणिज जगत में भी आपकी सड़ी गली मछलियों से प्राप्त होता है। सड़ी गली मछलियों से प्राप्त होता है, और आपका शरीर स्वतः इसका निर्माण करता है। स्वतः आपका शरीर इसका निर्माण करता है। उसके साथ साथ अगर हम बाह्य स्रोत की बात करें तो आपका प्राणी जगत है, प्राणी जगत में आपकी सड़ी गली मछलियां हैं। वहीं पर जब हम बात करने वाले हैं चलिए इसके बाद देखते हैं कि सड़ी गली मछलियां तो शरीर के अंदर कुछ बैक्टीरिया द्वारा स्वतः उत्पत्ति होती है। यानी कि हमने जैसा कि आपको बताया कि हमारे शरीर भी इसका संश्लेषण करती है, इसका निर्माण करती है। अब उसका निर्माण कैसे करेगी? हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो उसका निर्माण करते हैं। यह डायफरनेसिल चेन से जुड़ा होता है। आपका डायफरनेसिल चेन से कौन जुड़ा होता है? आपका भी क्वेश्चन है, PYQ है। डायफरनेसिल चेन से कौन जुड़ा होता है? आपका विटामिन K2। वहीं पर जब K3 की बात करते हैं, इसे मेनाडियान के नाम से जाना जाता है। इसे संश्लेषित किया जा सकता है, यानी कि विटामिन K3 को बनाया जा सकता है। इतनी बात हो गई। और चलिए हम आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसकी हम अधिकता की बात करें, जब आपके शरीर में विटामिन के की अधिकता यानी कि नेप्थोक्विनोन की अधिकता हो जाती है, तब आप परिपक्व शिशु का जन्म देखा जाता है। यानी कि शिशु का समय से पहले जन्म,
इसके लिए आपका एक शब्द होता है, शब्द का यूज किया जाता है आपके CDP में, SFD, स्मॉल फॉर डे। आपका शब्दावली पूछी जाती है, आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो जान लीजिए कि जो विटामिन के की अधिकता से आप परिपक्व शिशु के जन्म के लिए जो शब्द है वह आपका है SFD, स्मॉल फॉर डे। इसको देखा आपने इसके साथ ही देखा कि हीमोसाइटिक एनीमिया देखा। और आपने कमी में क्या देखा था कि कमी में देखा था जो गर्भस्थ शिशु था उसमें आंतरिक रक्तस्राव हो रहे थे। और यहाँ पर अधिकता से हीमोसाइटिक एनीमिया ये आपका और कुछ नहीं बल्कि इसमें जो आपकी आरबीसी है, यह जल्दी ही परिपक्व हो जाती है और जल्दी ही इसमें विघटन हो जाता है। जल्दी परिपक्व होना और जल्दी से विघटन होना, यही आपका है हाइपोसाइटिक एनीमिया। वहीं पर लेकिन आप लोग हाइपोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक एनीमिया में कंफ्यूज ना होइएगा। माइक्रोसाइटिक एनीमिया की जब बात होती है वो आपकी विटामिन B6 की कमी से होती है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और इसमें जो आरबीसी का साइज होता है वह आपका छोटा हो जाता है, उसका नाम ही है माइक्रोसाइटिक। यहाँ पे है हीमोसाइटिक एनीमिया। चलिए इसके बारे में जाना। वहीं पे चलो इसके अवशोषण की बात करें। इसका अवशोषण आपके छोटी आंत में होता है, इसका अवशोषण छोटी आंत में होगा। लेकिन इसका अवशोषण आपके छोटी आंत में तभी होगा जब पर्याप्त मात्रा में वसा, उसके साथ साथ आपका पित्त जो है, पित्तरस है, वह उपस्थित हो। पित्तरस यानी कि जो कि आपके पित्ताशय में इकट्ठा होता है, बाइल जूस, और उसके साथ साथ आपकी वसा की पर्याप्त मात्रा होगी, तभी है आपकी छोटी आंत के द्वारा इसका अवशोषण हो पाएगा। वहीं पर स्रोत की बात करें तो इसका जो स्रोत है वनस्पति जगत में व्याप्त सभी हरी पत्तेदार सब्जियां, बंद गोभी, फूल गोभी, आपका लहसुन हो गया, पालक हो गया, ये सारे के सारे जो है इसके स्रोत हुआ करते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम केटू की बात करते हैं तो इसका जो वनस्पति जगत स्रोत ना होकर के बल्कि आपके प्राणी जगत है, प्राणी जगत में सड़ी गली मछलियां हैं। संग्रह की बात करें तो इसका संग्रह नहीं होता, लेकिन अल्प मात्रा में आपके यकृत में विटामिन के का संग्रह होता है। वहीं पर विसर्जन की बात करें तो इसका जो विसर्जन मल के द्वारा होता है। और आपको ने देखा कि जो विटामिन के था आपके ब्लड क्लॉटिंग से इसका संबंध बहुत ही गहरा संबंध था। अतः रक्त को जमने की क्षमता का टेस्ट आप लोग देखते हैं, जब जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ करता है तो यह उनके ब्लड उनका जमेगा कि नहीं, एक टेस्ट जरूर किया जाता है। यह टेस्ट आपका कौन सा होता है? प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। प्रोथ्रोम्बिन यानी कि आपका जो लीवर है जो कि एक प्रकार का प्रोटीन रिलीज करता है, उसी का टेस्ट किया जाता है कि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में आपका लीवर निकाल रहा है कि नहीं। वह टेस्ट आपका कौन सा होता है? प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। यह प्रोथ्रोम्बिन निकलता कहाँ से है? आपका लीवर बनाता है। तो चलिए इसी के साथ हम इसे यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।